तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। इस बार हम लोग जो मटेरियल होते हैं उनकी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पैरामैग्नेटिक, दूसरा फेरोमैग्नेटिक, और तीसरा डायमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोई सब्सटेंस इस तरह का बिहेवियर जब दिखाता है तो आखिर उसकी वजह क्या है, कब ऐसा होता है। तो थोड़ा सा मैं पहले पीछे ले जाना चाहूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, ये -q और ये +q, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। ये टोटल लेंथ 2l हो गई, और इससे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P हो तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कितना होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/epsilon naught into 2q upon r. Sorry, q upon r. डायमेंशनली q/r पोटेंशियल के लिए होता होगा q। Mm, चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो q/r नहीं रहा कहीं पर भी। अगर यहाँ पर +q की वजह से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, और -t वजह से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। दोनों का रिजल्टेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। uh, अगर +t वजह से देखोगे तो पाइथागोरस लगा के वैसे भी आ जाएगा। ये इतना 1/4πε q अपॉन r² प्लस l² की पावर 1/2। ये डिस्टेंस का स्क्वायर तो r² प्लस l²। ये रहेगा, इसकी डायरेक्शन हो रही है ऐसे। फिर दूसरे चॉइस तो रिजल्टेंट आप लोग देख के मुझे बताइए प्लीज, ये आपकी जिम्मेदारी है कि डायपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था। आप लोग अपनी किताबें कॉपियां देख के बता दो मुझे। मतलब अब ऐसा भी नहीं है याद नहीं है, लेकिन हम बता भी नहीं सकते, उचित नहीं है। ये तो एक चार्ज की वजह से बता दिया मैंने, ऐसे दूसरे चार्ज की वजह से। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम्म, बच्चों आपकी तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है इससे साबित होता है ना। आप लोग कहते रहते हो हम ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल की वजह से उस पॉइंट पर E = 1/4πε0 into p upon r³। क्यों कौन। r³। और ये किस डायरेक्शन में है। ये अ, जहां को मैंने एरो बना रखा। हाँ, ईस्ट से वेस्ट। चलो ठीक है, अभी हम यही मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं।
2 इंटू 2L। 2L इसको किससे दिखाते हैं हम? P। पी की डायरेक्शन कहाँ पर होगी इस समय? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q की ओर होती है। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर को है, और जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये है आपके पास। ये आर क्यूब तो तब आया होगा जब एल को नेग्लिजिबल मान लिया होगा ना। हाँ, अगर हम एल को कहाँ है भाई मानवेंद्र, क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? मानवेंद्र कनेक्टेड नहीं है क्या? वो माइक से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला आर क्यूब जो था ये ना मानूं, बल्कि मैं आर और एल दोनों ले लूं, और फिर मैं आर जीरो करूंगा धीरे धीरे। आर जीरो की ओर जाएगा तो पॉइंट बी डायपोल के मिड पॉइंट पे आ जाएगा। हाँ, तो क्या होगा उससे? तो फिर तब उस टाइम पे तो एल पे आर डिपेंड करेगा ना तो वो इलेक्ट्रिक। तब 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन फिर, क्योंकि आर तो 0 हो गया तो एल बचा तो एल क्यूब होगा। हाँ, एल पे डिपेंड करेगा वो तो, जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया था उससे आ जाएगा। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये लाइन क्लियर हो पाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर मिड इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड। इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड की डायरेक्शन और और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। हाँ, क्लियर है? हाँ, अब हम मैग्नेटिक पे आते हैं, और यही वजह आ जाएगी पैरामैग्नेटिज्म की। तो पहले इलेक्ट्रिक को हमने रिकॉल किया है, अब हम मैग्नेटिक पे आते हैं। और मैंने एक छोटा सा ये लूप लिया, करंट लूप, और मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे लूं, मैग्नेटिक लाइंस मान लेते हैं ये आ रही है। इसमें स्ट्रोमो ब्लेड से दिखाता हूँ, दोबारा बना लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अच्छा, सर्कुल लूप की वजह से। तो लूप में जो ऊपर वाला है पोर्शन, उसको हम साउथ पोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला पोर्शन साउथ पोल की तरफ, और नीचे वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से बाहर जा रही है वो नॉर्थ पोल की तरफ ट्रीट होगा। अगर सब ऐसे ही चल रहा है तो
बस ये हो गया। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को आ रही है वो नॉर्थ पोल की तरफ। ऐसा होने के लिए इस लूप में जो करंट है वो कैसी मानी जानी चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पे? हेलो। क्लॉकवाइज। आप ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप कई बार कह दिया मैंने कि आप इसमें रखिए अपना थंब, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ये ठीक है। Yes. अच्छा, तो यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेट है वो इस तरह का है, मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है। मैग्नेट पर यहाँ पर जो फील्ड है डाइपोल हो जाएगा। ये डाइपोल के सेंटर पे मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ाया था मैंने। हाँ, Yes. मैग्नेटिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर सोचिए बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल निकालिए और मुझे बताइए कि मैग्नेटिक डाइपोल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और कहाँ को होता है? अगर ये पढ़ा है तो एक बार जरा देखिए प्लीज। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब। जैसे इलेक्ट्रिक में निकाला था, ये थोड़ा वैसे ही सिमिलर है उससे, अच्छा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे। तो ये तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और अगर इसको मिड पॉइंट पे ले जाएं तो जो r है, जितना डिस्टेंस पे वो है पॉइंट, तो वो जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, वो धीरे धीरे वो तो ये है ना, जीरो हो जाए। ये नॉर्थ था, ये साउथ था, यहाँ भी यही होगा कि इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर को आएगा, इसकी वजह से इधर को आएगा, तो नेट इधर को हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो ये हमारे पास जो आया था इन जनरल, वो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम पूरा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये तब है जब ये दूरी डी है और ये 2l है। अब डी 0 रख लें तो अमाउंट तो आ जाएगा। लेकिन मैग्नेट के साथ एक बड़ी जोरदार चीज है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है तो साउथ पे पहुंचती है, क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप बनाने का मतलब समझिए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलेंगी, हाँ, ये पूरा जुड़ी होंगी, तभी ये यहाँ से निकलेंगे ऐसे। तो बच्चों यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा, डाइपोल का मिड पॉइंट, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी जो मैग्नेटिक डाइपोल की। दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे या नहीं? क्योंकि अंदर भी फील्ड लाइन है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल के अंदर जीरो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती थी अंदर। आप लोगों ने पढ़ा था एक स्पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता था?
0। इलेक्ट्रिक मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता था। तो हमने डाइपोल रखा है, तो डाइपोल तो चलो अंदर ये है -2 +2, और आपने ये निकाला सबसे ऊपर वाली दो चीजें। आप गौर किया कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्लियर हुआ? लेकिन जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो बड़ी जोरदार चीज है। मैग्नेटिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। हाँ 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 हाँ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और और इस डाइपोल, इसका जो डाइपोल मोमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन सेम सेम होती होती है। है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। बस हो गया, इतना समझा दिया तो मैंने, समझ लो ये टॉपिक ही समझा दिया बस। तो होता क्या है बच्चों, अगर मैंने कोई एक्सटर्नल, अब क्योंकि हर एक एटम जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ लिया है। करंट लूप की तरह है, करंट लूप है तो मैग्नेटिक बिहेवियर है, तो डाइपोल की तरह है। तो जो ही एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से समझिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए, तो ये जो सब्सटेंसेज हैं जिनको अब हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे, इनका क्या होगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। ध्यान से सुनो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? इन डाइपोल की वजह से क्या होगा? क्योंकि मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये इनके डाइपोल का मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एड अप हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने का मतलब हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्टेड हो गए, मतलब ऐड हो गए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक वो हैं सब्सटेंसेस जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसकी वजह क्या होती होगी? ये मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों से। हाँ पहली बात तो हमने आज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में अंतर समझा, काफी महत्वपूर्ण अंतर है कि मिड पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट और फील्ड मैग्नेटिक में सेम रहते हैं डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक में अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। ये क्लियर है? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अगर आप यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला जो डाइपोल का अपना मैग्नेटिक फील्ड था, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एड अप हो जाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का ये हाल है, तो बच्चों एटम का सोचो, एटम तो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लेते हैं 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर जानते हैं आप लोग कितना होता है, देखा है? कहां पर देखा है? हेलो।
एक स्केल में 1 सेंटीमीटर होता था, उसमें 10 हिस्से होते हैं, तो मिलीमीटर देखा है या नहीं देखा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ देखा है। तो 1 मिलीमीटर लंबाई कितनी होती है, अब आप समझिए। 1 मिलीमीटर लंबाई, 1 मिलीमीटर चौड़ाई, 1 मिलीमीटर ऊंचाई का एक छोटा सा क्यूब बना लीजिए। इसमें लगभग इतने एटम होते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ एक एक एटम का डाइपोल सोचिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का सोचिए। एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जहां बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये एक्सटर्नल के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो टोटल जुड़ जाएगा फिर। तो जिन सबस्टेंसेस का नेट मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाता है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, अब आप कहेंगे फिर फेरोमैग्नेटिक में क्या है, वो भी तो यही होता है। बिल्कुल यही होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं लड़ता, वो ड्रॉपिंग कर लेते हैं। मतलब जैसे कहीं पर लड़ने के लिए देश अपनी फौज रख लेते हैं, गुंडे भी अपने ग्रुप बना लेते हैं, ऐसे यहाँ भी एक गैंग बन जाती है। इसको डोमेन कहते हैं। इनको बोलते हैं डोमेन फिजिक्स वाले। ये हो सकता है इस डोमेन में हर एक का सोचो मैग्नेटिक मोमेंट मिला के सब एक जैसे हैं, सबके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक ही रख लो। ये पूरी गैंग का मैग्नेटिक मोमेंट इधर को है, इसका इधर को है, इसका इधर को है, इसका इधर को है। पैरामैग्नेटिक में जो एक एक के लेवल पे हो रहा था, फेरोमैग्नेटिक में वो बड़े ग्रुप के लेवल पे होता है। मान लो पूरे ग्रुप में इस तरह से हो गया फेरोमैग्नेटिक में। अब मैंने क्या किया, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगा दिया, सपोज ये बी लगा दिया, तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन पे दबाव डालेगा कि भाई सब मेरी डायरेक्शन में आ जाओ। तो होगा क्या, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के दबाव की वजह से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ऐसे मान लो ये इस टाइप का बन जाएगा। इसका मीनिंग समझिएगा कि भाई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के दबाव में बहुत बड़ी संख्या में वो वाले एटम है जो जिनका मैग्नेट डोमेन बड़ा बन गया, और बाकी जो ये वाले थे वो छोटे हो गए, और जो अपोजिट वाला था बहुत कम रह गया। तो एक बड़ी संख्या है एटम्स की, बहुत बड़ी संख्या, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब अभी पैरामैग्नेटिक की थ्योरी तो यहाँ भी चलेगी, तो ओवरऑल इनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जरूरत से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। यही फेरोमैग्नेटिज्म। क्या मैं समझा पाया? यहाँ आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हेलो। अच्छा, मैं कह रहा हूं जो काम पैरामैग्नेटिक में एक एक एटम करता है, फेरोमैग्नेटिक में एटम जो है अपनी गैंग बना लेते हैं, बड़े बड़े ग्रुप बना लेते हैं एटम। और जो एटम जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक जैसा है, उस पूरी गैंग का नाम डोमेन है। डोमेन समझ में आया? हाँ। तो मैंने लेफ्ट साइड में बना रखा है, सपोज एक बड़े गैंग बन गई एटम्स की, वो सारे एक साथ जुड़ गए जिनका मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है। ऐसे ही उसका डाउनवर्ड होगा, उसका हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट होगा। अब बच्चों मैंने क्या किया, इस पूरे लोहे के टुकड़े को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया।
तो जो, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो इन पे दबाव डालेगा कि सब मेरे डायरेक्शन में, भाई एक्सटर्नल करेगा क्या, जहां को मेरी डायरेक्शन है वहां को तुम लोग भी आ जाओ। तो मैक्सिमम आयरन के जो एटम होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाला डोमेन का साइज तो बढ़ जाएगा, और हाँ जो उसके परपेंडिकुलर बाकी जो होंगे वो घट जाएंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन वाला होंगे उनकी संख्या सबसे कम हो जाएगी। ये व्यावहारिक बात है। भाई जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दबाव डालेगा तो ऐसा होगा ही होगा। हाँ अब पैरामैग्नेटिक वाली बात ही सोचो, ऊपर वाली, कि ये जो जितने एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, हर एक अपने आप में डाइपोल बिहेवियर कर रहा है, तो इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि सब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। दिस इज द रीजन फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। एक एक एटम के लेवल पे ले जा रहे थे तो पैरामैग्नेटिक, पूरा डोमेन के बिहेवियर पे बात कर रहे हो तो फेरोमैग्नेटिक। क्या मैं समझा पाया? हाँ यस। अच्छा, अब होता क्या है बच्चों कि तीसरी चीज समझते हैं, डायमैग्नेटिज्म। उसके लिए एक चीज है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई है आपको, वो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में आनी है, लेकिन आप लोगों ने स्कूल्स में पढ़ लिया होगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ में ये पढ़ाया जाता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब दूसरे से प्रेरित होना, इंड्यूस होना किसी चीज में। मतलब किसी में कुछ हुआ, किसी को, जैसे कोई बच्चा अच्छा खेलने लगा, हम उससे इंस्पायर हुए और हमने सोचा हम भी खेलेंगे, तो हमारे अंदर इंडक्शन हुआ है। इंडक्शन का मतलब दूसरे से प्रेरित होना। तो आप लोगों ने इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ लिया हो। तो लेंज लॉ हमारे पास बताता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है जो मेन करंट का अपोज, उस रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से वो खुद पैदा होती है। ऐसा पढ़ा है? हाँ यस। इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसका ही अपोज करती है जिससे वो खुद डेवलप हो रही है। तो यहां पर कई हमारे पास बच्चों ऐसे मटेरियल हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। कई ऐसे मटेरियल हमारे पास होते हैं जो, जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक, जैसे इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन वाला, कल शाम में बता रहा था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रही तो क्या होता है? जीरो होता है। आपने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन शुरू हो रहा है या नहीं? हाँ लेकिन लेंज लॉ भी लगाइए, अंदर से जो इंड्यूस करंट होगी वो हमेशा बाहरी का विरोध करेगी। तो होगा क्या, वहां अधिकतर एटम ऐसे होंगे, अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड इधर को है तो वो उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाना शुरू करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा या नहीं? हाँ तो यही डायमैग्नेटिज्म है बच्चों। डायमैग्नेटिज्म में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है
पैरामैग्नेटिज्म में नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है, और फेरो में पैरा वाला ही होता है लेकिन इंटेंसिटी जरूरत से कुछ ज्यादा ही हो जाती है। फेरो और पैरा एक ही चीज है, बस फेरोमैग्नेटिज्म में एटम्स पूरी गैंग बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिनको डोमेन बोलते हैं। तो पूरे डोमेन एक साथ काम करते हैं। तो जो ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसका साइज बढ़ जाता है, मतलब उनकी संख्या बढ़ जाती है, बाकियों की कम हो जाती है। तो अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है एडिशनल। क्या मैं तीनों की खासियत समझा पाया, वजह समझा पाया? हाँ। तो ये तो समझा, 8 लेक्चर तो समझाने में लग गया मुझे। अब इसके बाद मैं दोबारा इसको लिखाऊंगा अभी, और प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो अगर ये पूरा समझ में आया तो ठीक है, हम लोग 5-10 पे जुड़ते हैं दोबारा।